الأجل مولا مولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته وخدامه ولا تجعلنا من أعدائه بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين वअला अस्हाबिल हुसैन। नाज़रीन किराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-मुंतज़र टीवी अपने दूसरे एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हमने कहा था कि दूसरा एपिसोड 40 सफ़र इश्क के जिस्मानी पहलू पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद मेहमान आली जनाब डॉक्टर मेहदी पारिक साहब। आप MBBS डॉक्टर है और आप पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंटरनल मेडिसिन सैफी हॉस्पिटल मुंबई से कर रहे हैं। आपने काफ़ी सर्टिफिकेशंस हासिल किए हैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से, यूनेस्को से, WHO से। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करते हैं परवरदिगार से कि हमारी कौम के नौजवान इसी तरह आगे बढ़े और कौम की खिदमत अंजाम दे। सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेहदी भाई, सबसे पहले तो हम आपका खैर मकदम करते हैं इस स्टूडियो में, और जिस उन्वान पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा मौजू है, और क्योंकि 40 भी करीब है तो इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये एपिसोड प्लान किया था कि क्यों ना हम फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स पे गुफ्तगू करें कि बहुत सारी दिक्कतें और परेशानी आती है। तो सबसे पहला सवाल जो आपसे होगा कि इस 40 की मशी पर जो लोग ज़ायरीन जाते हैं और पैदल चलते हैं नजफ़ से करबला, तो इसमें उन लोगों को क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि हमने अक्सर देखा है ये कि बहुत लोग कंटिन्यूस चलने लगते हैं, धूप रहती है, टेम्परेचर हाई रहता है, उसमें भी कंटिन्यूस चलते हैं और उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप वो नसीहत कीजिए हमारे नाजरीन को कि उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जी, पहले तो शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का कि मैं आकर सफ़र इश्क 40 के बारे में बता सकूं। ये 40 का जो वॉक है, अगर नजफ़ में मौला अली के हरम से चले तो करीब 80 किलोमीटर, और अगर पोल नंबर 1 जो हाईवे पे है वहाँ से अगर चले तो 70 किलोमीटर आसपास का ये वॉक रहता है। सबसे पहले तो सबको ये ध्यान में रखना है कि आप अपने आप को थोड़ा स्ट्रेन करने वाले हैं, थोड़ा प्रेशर आने वाला है आपकी बॉडी पर, आपके लेग्स पर। तो ध्यान में ये रखना है कि हर कुछ पोल्स चल के थोड़ा ब्रेक लेना है। जैसे जो गए होंगे उनको पता होगा, जो जाएंगे इंशाल्लाह वो एक्सपीरियंस करेंगे। हर पोल 50 मीटर के डिस्टेंस पर है, हर पोल पर एक नंबर रहेगा जो इंशाल्लाह करीब 1450 पोल पर रोज़ा अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम आता है। तो 100 पोल करीब 5 किलोमीटर, 50 मीटर का एक पोल रहता है, करीब 100 पोल पर 5 किलोमीटर। एवरेज ह्यूमन जो चलेंगे उनकी वॉकिंग स्पीड करीब 5 किलोमीटर पर आवर की रहती है। तो तकरीबन 1 घंटे में वो 100 पोल का डिस्टेंस तकरीबन कवर करेंगे। तो ध्यान में ये रखना है कि जैसे हर 100 पोल्स के बाद कुछ देर के लिए रुकना है, थोड़ा रेस्ट देना है आपकी बॉडी को, आपके लेग्स को,
पैर थोड़े लंबे करने हैं, अगर कोई जो शूज और सॉक्स पहन रहा है तो सॉक्स निकाल देना है ताकि थोड़ी ठंडक पहुंचे। जो ग्रुप्स में चल रहे हैं, ग्रुप से अगर थोड़े बिछड़ गए हैं तो ऐसे पोल्स पर आप एक पहले से प्री डिसाइड करके वहां पे मिल सकते हैं, जहां पे आप इकट्ठा होकर वहां पे कुछ देर के लिए आप गुफ्तगू करें, आप थोड़ा रेस्ट करिए, थोड़ा आपके बॉडी को रिलैक्स करिए। इसमें एक टिप ये है, जैसे कि जो पोल नंबर 100 है, 200 है, 300 है, वो सब कॉमन में गर्दी थोड़ी ज्यादा रहती है, तो आपको बहुत आराम से जगह नहीं मिलती। तो थोड़े रैंडम नंबर्स डिसाइड करने, 105, 205, वहां पे आप आपके ग्रुप से मिलकर थोड़ा आपके जो मसल सोरनेस है थोड़ा आराम ले सकते हैं। इसी के साथ एक शोल्डर बैग अगर कैरी करें आप, जिसमें एक कैप, छोटी अम्ब्रेला अगर कैरी करना है, एक पेयर ऑफ क्लोथ्स, जैसे एक छोटा पानी का बॉटल, एक पाउडर का बॉटल, ये कैरी करे। बहुत ज्यादा वजनी ना करे इसको, क्योंकि ये आप ही को लेकर चलना है, इस पे भी आपके बॉडी पर, आपके शोल्डर्स पर स्ट्रेस आएगा। गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी, तो जितना हो सके ट्राई करना है कि शाम और रात को वॉक करके इंशाल्लाह डिस्टेंस कवर करें। ओके, सो जो पहली बार जो ज़ायरीन जाते हैं वो उमूमन यही एक मिस्टेक करते हैं कि उनको पता नहीं होता है और कोई गाइड भी नहीं करता है, तो वो क्या करते हैं कि अपने बैकपैक में बहुत सारी चीज़ें भर देते हैं और फिर उसके बाद जब वो सफ़र करते हैं तो थोड़ी दूर के बाद या आधे दिन के बाद वो थक जाते हैं, राइट। तो ऐसे जो ज़ायरीन हैं तो उनके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे कि भाई क्या, जैसे आपने बताया कि एक पेयर ऑफ क्लोथ हो और ये हो और वो हो, तो क्या वो ट्रॉली टाइप हो तो ज़्यादा आसान होगा या बैकपैक ही आसान होगा? और क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और इस बार भी तकरीबन लास्ट ईयर 45 डिग्री था, इस बार भी तकरीबन उतना ही होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा जल्दी स्ट्रेन आउट हो जाते हैं। तो इसमें हम लोगों को और एक्स्ट्रा कुछ लेकर चलना है, जैसे हम लोग यहाँ पर अगर सपोज ऐसा कुछ होता है तो हम लोग ये ले लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं और ये सब ले लेते हैं, तो ऐसा कुछ कैरी करना है। हालांकि रास्ते पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो हम लोगों को यहाँ से स्पेशल कुछ कैरी करके ले जाना है सफ़र में। जी, पहले तो अगर आप शोल्डर बैग आपकी अगर लाइट कैरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सामान ये नहीं भरना है कि आप खाने पीने का सामान न डालें, क्योंकि मौला के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तकसीम होता है वहाँ पर, तो आपको हर कुछ कदम पे खाने पीने को मिलता ही रहेगा। ट्रॉली बैग अगर आप पूछ रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा तो भी सामान जा ही रहा है, तो फिर बेटर है कि अगर, या फिर अगर 2-3 लोग मिलकर अगर एक ट्रॉली बैग कर रहे हैं और सब बारी बारी से अगर उठा रहे हैं तो ठीक है, वरना शोल्डर बैग ज़्यादा एडवाइजेबल है कि एक छोटा शोल्डर बैग में आप अपने ज़रूरियात के सामान आप लेकर आपका चलते रहें। गर्मी बहुत ज़्यादा है बिल्कुल, तो जैसा मैंने कहा है कि जितना हो सके शाम को और रात को वॉक करना है। जो पीक गर्मी के आज है, करीब सुबह 8-9 बजे से लेकर शाम को 4-5 बजे तक, ये टाइम पर जितना हो सके आपको रेस्ट लेना है, मौकिब में रहना है। चलना नहीं है, फिर भी अगर चलना ही है तो एहतियात के साथ, जैसे आप एक कैप पहन लीजिए, छोटा अम्ब्रेला अगर आप कैरी कर रहे हो आपके बैकपैक में तो आप एक अम्ब्रेला कैरी करके चलिए। हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीते रहना है, मैं बता नहीं सकता कितना ज्यादा जरूरी है, पानी पीते ही रहना है। और इलेक्ट्रोलाइट जैसे ORS या एनर्जाल कुछ है, उसके छोटे सैशेज आते हैं, आपको कैरी करके आपके साथ अगर पानी का बॉटल है या ग्लास है, उसमें आप उसको मिला के सिप करके करते ये पीते रहिए वॉक के दौरान। इसी के साथ अगर आप सनस्क्रीन कैरी करोगे तो बेहतर है, जो आप वॉक के टाइम पे लगा सकते हो। और इसके अलावा जब आप नजफ में और करबला में भी जब दिन में अगर ज़ियारतों पर जा रहे हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो छोटे छोटे बच्चे आपके साथ रहते हैं और वो लोग जो उनके प्रैम्स वगैरह खींचते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि अगर धूप में है या सपोज धूप में नहीं भी है, जब वो वॉक कर रहे हैं नॉर्मली, तो उन छोटे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए कि मतलब वो लोग के लिए कोई दिक्कतें ना आए, परेशानी ना हो, क्योंकि छोटे बच्चे साथ में होते हैं। जी, तो यही ध्यान में रखना, अगर प्रैम है साथ में तो ऐसा कि अगर शेड लगा सकते हैं उन पर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उनके हेल्थ पर असर हो सकता है, तो शेड लगा देना है उस प्रैम पर। जो चल रहे हैं साथ में तो उनके लिए भी ध्यान में यही रखना है कि उनको हाइड्रेटेड रखना, पानी पीते रहना है, इलेक्ट्रोलाइट्स देते रहिए उनको, जूसेस अलग अलग टाइम वहाँ पे भी तकसीम होते रहते हैं, वो जूसेस पीते रहे।
जितना हो सके बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं करना है उनको, बच्चों को जितना हो सके उतना वॉक करे छोटे छोटे पार्ट्स भले में। 2 से 3 दिन लगे, जी जी लेकिन जी आराम से जो है जी, वो चले। आराम से ब्रेक लेते लेते Correct. हुए जो एवरेज ह्यूमन है, जो तंदुरुस्त है, जवान है, वो चल के कर लेते हैं। बट अभी जो 1-2 साल से जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन जो चेंज हो रहे हैं, तो बेहतर ये होगा कि दिन के टाइम पे रेस्ट करे, आराम से थोड़े ब्रेक्स ले लेकर चले और इंशाल्लाह करबला पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो है क्रैम्प्स का। जब, क्योंकि यूजुअली हम लोग बॉम्बे में इतना चलते नहीं है, ठीक है, या तो बाइक होती है, कार होती है, ट्रेन होती है, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम्स होते हैं, लेकिन वहाँ पर कंटिन्यूस वॉक करना पड़ता है, तो क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो ये क्रैम्प्स क्यों आते हैं और इसे किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं? क्रैम्प्स जो बोलते हैं वो एक्चुअली मसल सोरनेस, मसल के ओवर यूज की वजह से होता है। जैसे अगर कोई जिम में भी अगर ज्यादा जा रहा है, कोई एक मसल पे अगर फोकस करते हैं तो वो मसल सोरनेस आ जाता है। ये टोटली इसको अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको डिले किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया, पानी पीते रहना, अगेन इसके लिए भी वही नुस्खा है, पानी पीते रहना है। आपको मसल रिलैक्सेंट आप कैरी कर सकते हो आपके साथ, जैसे मायोस्पाज है वैसे टाइप जो आता है जी, वो दवाई में भी, रोलर में भी आप कैरी कर सकते हो। साथ में अगर एक छोटा बॉल जैसे टेनिस बॉल या रबर बॉल भी अगर आप कैरी करोगे, जहां पे भी आप रेस्ट ले रहे हो, थोड़े टाइम के लिए भी अगर आप रुक रहे हो, तो उसको अपने थाइस पर, अपने काफ मसल्स पर, पैरों के मसल्स पर, आपके सोल्स पर, तलिए पर, उसको वो बॉल को रब करे, तो इंशाल्लाह उससे फायदा होगा। बाकी इसके अलावा जो जिनको ज्यादा चलने की आदत नहीं है, वो पहले से थोड़ा चले, अपने बॉडी को थोड़ा यूज टू करे, थोड़ा कंडीशन करे उसको, तो इंशाल्लाह वहां पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इंशाल्लाह। उसके बाद ये ब्लिस्टर्स जो होते हैं, हमने देखा है कि छाले आ जाते हैं और उसकी वजह से बेचारे चल नहीं पाते। कितने लोगों को तो हमने ये भी देखा है कि वो आधे रास्ते से बेचारे जो है वो कार वार करके चले जाते हैं, और वो तमन्ना उनके दिल में रह जाती है कि मैं मशीन नहीं कर पाया, मुकम्मल नहीं कर पाया। तो वो ब्लिस्टर्स क्या होते हैं और उसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, या उसको भी हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ये जो ब्लिस्टर्स रहते हैं वो फ्लूइड फील्ड या वाटर फील्ड पॉकेट्स रहते हैं, जैसे एक बड़े फोड़े के जैसे दिखते हैं वो स्किन के पहले लेयर और दूसरे लेयर के बीच में होते हैं। अब ये होता है फ्रिक्शन की वजह से। अच्छा, वो जैसे हम जो चलते हैं जी, जैसे अगर वो जो हमारा टो है या हमारा पैर है, वो शूज में जब घिसते हैं, वो फ्रिक्शन होता है, प्रेशर पॉइंट होता है वहां, उसकी वजह से ब्लिस्टर आते हैं। इसको बचने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि जहां जहां पे भी ब्रेक ले रहे हैं, आप आपके शूज को निकाल लीजिए, आपके सॉक्स को निकाल लीजिए, वहां बहुत सारा पाउडर डाल दीजिए। क्योंकि जितना स्मूथनेस रहेगा उतना फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन जितना रोकेंगे इंशाल्लाह ब्लिस्टर्स उतने कम होंगे। इसी के साथ शूज राइट साइज के पहनना है। पहली बार वहां पे सीधा खरीद के मत नए वाले शूज मत पहनिए, पहले उससे थोड़ा यूज टू हो जाइए, तो इंशाल्लाह उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और जिनको बार बार दिक्कत है कि एक जगह पर या 2 जगह पर ब्लिस्टर आते ही है, तो वहां पे वो टेपिंग कर सकते हैं, पहले से बैंडेड या वैसे टेप लगाए, तो इंशाल्लाह वो फ्रिक्शन से वो जगह बचेगी, तो ब्लिस्टर्स कम हो गए और आराम होगा इंशाल्लाह। और इसी के साथ थाइस पर भी बहुत रैशेस होते हैं लोगों को, काफी लोगों को होते हैं ऐसे। वो होता है वॉक की वजह से, जब 2 थाइस भी जब रब होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से वहां पे रैशेस होते हैं। तो वहां के लिए भी ऐसा है कि आप जितना हो सके उसको स्मूथ रखना है, तो पाउडर डाल लीजिए, लोशन आता है वैसे वो लोशन रखिए। जिसको बार बार ये तकलीफ है ही पहले से ही कि रैशेस की तकलीफ होती है, तो साइक्लिंग शॉर्ट्स आते हैं जो टाइट अपने आपके लेग्स पर, स्किन पर एकदम फिट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो 2 स्किन का रबिंग नहीं होता, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन नहीं होगा और इंशाल्लाह रैश से बच के आराम होता है इंशाल्लाह। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो बुजुर्गों का होता है, और पेशेंट्स जो होते हैं, यानी किसी को लो बीपी है, किसी को हाई बीपी है, कि कोई डायबिटिक है, कोई अस्थमा पेशेंट्स है, और वो भी वॉक करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या एहतियात बरतना चाहिए? उन्हें क्या नसीहत देंगे आपके? क्या चीज़ें उन्हें कैरी करना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करना चाहिए? जी, तो वॉक सभी कर सकते हैं। नॉर्मली उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना चाहिए, थोड़ा ब्रेक लेकर चलना चाहिए। अपने साथ जो मेडिसिन वो रेगुलरली लेते हैं, वो सारे मेडिसिन उनको कैरी करके
टाइम टू टाइम वो दवाइयाँ लेनी चाहिए। जो डायबिटिक्स है उनको ये ध्यान में रखना है कि उनको टाइम टू टाइम खाना है, क्योंकि दवाई अगर लेंगे और सामने खाएंगे नहीं, वहाँ पे गर्मी की वजह से वो वॉक कंटिन्यूस मशी करेंगे तो शुगर डाउन होके उसकी वजह से तकलीफ हो सकती है। तो आपके खाने पीने का टाइमिंग है जो, और मेडिसिन की टाइमिंग है, उसको बराबर से मैच करना है। जो बीपी की दवाई लेते हैं उनको वापस फिर से वही टाइमिंग पर लेना है। जो आस्थमेटिक पेशेंट्स है उनको आप अपनी दवाइयों के साथ उनका पंप भी कैरी करना चाहिए, क्योंकि ये जो वॉक रहता है वो जंगल हाईवे की तरफ रहता है, तो वहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज्यादा रहती है, तो तकलीफ आ सकती है। ये लोग अगर अपने साथ मास्क भी कैरी करें तो बेहतर होगा। साथ में अपने बॉडी को ज्यादा एक्सर्ट नहीं करना है, जो स्पेशली जो पेशेंट्स है ओवर एक्सर्ट नहीं करना, जितना हो सके ब्रेक्स में चलिए। जहाँ पे लग रहा है कि आगे अब नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा लंबा आराम, मौक़िफ़ तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर मौजूद रहते हैं, वहाँ पर आप रुक के आराम करिए, फिर वॉक कंटिन्यू कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो रहा है कि आप वॉक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो गया है अब कि नहीं करना है, तो आप बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेन करने की जगह, जैसे एक तरफ जो रास्ते पर वॉक रहता है उसी के दूसरे तरफ अपोजिट साइड पर बस, टैक्सीज, कैब सब चलते रहते हैं। हर जगह से आप वहां पे कोई कैब या बस करके इंशाल्लाह करबला पहुंच सकते हैं। जी अच्छा, इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल है कि अभी आपने कहा कि भाई उनको कंटिन्यूस मतलब रेगुलर खाना चाहिए, पीना चाहिए, तो अब जो डायबिटिक्स है, ठीक है, तो वो हर चीज़ तो नहीं खा सकते, तो जज्बात में आके बोले नजर मौला है हम सब खा ले, तो क्या वो सही है उनकी सेहत के लिए? बेहतर है कि अगर ये जो ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं या जो ज़्यादा जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है उससे बचकर चले, उनके उससे परहेज करें। जो ज़्यादा प्रोटीन्स वाली चीज़ें हैं वो खा सकते हैं। पानी अगर फिर से इनको ज़्यादा वही लेना है, ORS पाउडर जो आता है, और इसके अलावा थोड़े शुगर फ्री जूसेस और वो भी जैसे वो ले सकते हैं। ये 3 दिन का वॉक में थोड़ा ऐसे एहतियात बरत के अगर वो खाएंगे पिएंगे तो बेहतर होगा, उनकी सेहत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आगे ज़ियारतें करनी है जी, उनको वॉक कंप्लीट करना है, फिर करबला की ज़ियारत करनी है, तो जितना अपने सेहत का ध्यान रखेंगे वो इंशाल्लाह उन्हीं के लिए बेहतर होगा। जी करेक्ट। तो नाज़रीन, अगर आपने गौर किया होगा कि डॉक्टर साहब ने हर एक नुक्ते पर उन्होंने कहा है कि आपको रेगुलरली पानी पीते रहना है। उसकी वजह यही है कि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए जो है वो आदमी जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो जाता है, इसलिए पानी रेगुलरली पीना है। और वहाँ पर आप अगर कैरी नहीं भी करेंगे बॉटल, वहाँ पर पानी मौजूद होता है, हर 1-2 कदम पे पानी मौजूद होता है, ड्रिंक्स मौजूद होते हैं, वो इंशाल्लाह हम उससे जो है मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल है डॉक्टर साहब के हमने देखा है वहाँ पे मेडिकल कैंप्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है, तो क्या आसानी से वहाँ पर हम लोग अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आसानी से वो फैसिलिटी मिल जाती है, या फिर कौन से ऐसे पोल्स होंगे, क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल से जा रहे हैं और आप ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो आपको पता होगा कि कौन से मेडिकल कैंप्स कहाँ पर लगते हैं, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी कि हम जो है उसको अप्रोच कर सके और जाकर जो है वहाँ ले सकें। हर थोड़े थोड़े पोल्स पर मौक़िफ़ मौजूद रहते हैं, जिनमें से कई मौक़िफ़ पर ये मेडिकल डॉक्टर्स, मेडिकल कैंप्स रहते हैं। जैसे हर जो अप्रॉक्सीमेटली इंडिया और पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ रहते हैं, तकरीबन हर कैंप पे आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, हर मौक़िफ़ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, डॉक्टर्स वहाँ मौजूद रहते हैं। खुदा ना खास्ता बहुत बड़ी अगर कोई इमरजेंसी है तो एम्बुलेंस भी बहुत जल्दी मिल जाती है, जो कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाए, इंशाल्लाह इसकी ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि बाकी जितने जो कैंप्स है वहाँ पे आप सारे आपके मेडिसिन जो भी है, आपको अगर पेन किलर्स चाहिए, आपको खुदा ना खास्ता कुछ भी दूसरी बीमारी लग रही है, उल्टी वगैरह हो गया है, जो भी आपकी तकलीफ़ है, ब्लिस्टर्स फिर भी अगर हो गए, तो ये सब वहाँ पे मौजूद रहता है और आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल है कि हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया, यूँ भी अभी हम जैसे नॉर्मल आदमी अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमको कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है,
लेकिन अगर हम सफ़र पे जा रहे हैं तो हमें कौन सी ऐसी कॉमन मेडिसिन है जो हमें साथ में कैरी करनी है? जी, तो जैसे जो ऑलरेडी जो मैंने जैसे बताया कि जो बीमार है, जो ऑलरेडी कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, वो उनको उनके साथ कैरी करना चाहिए। बेहतर होगा कि अगर आप उसको 2 सेट्स में कैरी करिए। एक आपके मेन लगेज बैग में रखिए, एक आपके साथ आपके शोल्डर बैग में रखिए। तो ये आपके साथ वॉक में भी रहेगा और खुदा ना खास्ता कोई अगर बैग मिसप्लेस हो गया तो आपके पास एक सेट दूसरे मेडिसिन का मौजूद रहेगा। इसके अलावा जो मेडिसिन कैरी करने चाहिए, थोड़े पेन किलर्स है, जैसे डाइक्लोफेनाक है, पैरासीटामोल है, छोटे स्प्रेज आते हैं, पेन किलर स्प्रेज आते हैं, वो आप कैरी कर सकते हैं। मसल रिलैक्सेंट जैसे मायोस्पाज वगैरह कोई मसल रिलैक्सेंट है वो आप कैरी कर सकते हैं। ORS के पाउडर या एनर्जाल के पाउडर जो है वो पानी में जो मिला के पीते रहना है, वो हर जन थोड़ा थोड़ा अगर आपके साथ कैरी करेंगे तो बेटर है। तो ये चीज़ वहाँ नहीं मिलती है, ORS के पाउडर और एनर्जाइल? जी, वो आपको सारे कैंप्स में मिल जाएगा, लेकिन आप आपके साथ अगर रखेंगे, क्योंकि आपको कंटिन्यूस इसको पीते रहना है। आप मेडिकल कैंप में अगर कोई बीमारी के लिए जा रहे हैं तो आप उसको साथ में ले सकते हैं, लेकिन आपको अगर वहां पे जाने की इंशाल्लाह जरूरत ना पड़े तो ये बस नॉर्मल लोग अपने साथ कैरी करके, बस कोई भी अगर पानी का ग्लास भी मिला आपको बस थोड़ा उसमें मिक्स करना है, पीते रहना है। कि इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें काफी रहता है तो आपको बॉडी को ज्यादा ड्रेन आउट नहीं करेंगे। इसी के साथ गर्मी बहुत ज्यादा है तो ठंडा भी ज्यादा पिया जाता है, ठंडा पानी वगैरह पिया जाता है। तो सर्दी काफी लोगों को वैसे हो जाती है, तो नॉर्मल उसकी जो मेडिसिन है जैसे सेट्रिजिन है वो आप कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा सारे मेडिसिन आपको सारे मौके पर मिल ही जाएंगे जो मेडिकल कैंप्स है वहां पर। और इसके अलावा नजफ और करबला में भी कई टूर अपने मेडिकल कैंप्स रखते हैं। मैं भी मौजूद रहता हूँ वहां पर, तो वहां पे भी आके आप कोई भी आपकी जो दवाई है, कुछ भी आपको जो मेडिकल इशू है उसको एड्रेस किया जा सकता है, आपको उसकी दवाई मिल सकती है। करबला में भी आप मौजूद रहते हैं इंशाल्लाह के साथ? ओके, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आपने अभी जितनी मेडिसिन बताई है आप हमें अगर वो लिख कर दे दें तो इंशाल्लाह हम जो है ये यूट्यूब चैट पे हम लोग जो है इसको डाल देंगे ताकि नाजरीन इससे फ़ायदा उठाएं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रगुजार है आपके कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस शो में आप आए और हमारी हिदायत की। हम बहुत ही शुक्रगुजार है आली जनाब डॉक्टर मेहदी पारिक के कि उन्होंने इस सफ़र के जिस्मानी पहलुओं पर हमसे बातचीत की, हमसे बात की, हमसे गुफ्तगू की और बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए कि हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि हमने पहले एपिसोड में रूहानी पहलुओं पर गुफ्तगू की थी और माशाल्लाह हमारे मेहमान ने बहुत से ऐसे नुकात दिए थे कि किस तरह इस सफ़र को हम रूहानी बनाएं, कि हमें पहले रोज़ा रखे, हम बावज़ू रहे और जब हम 40 में मशी कर रहे हों वहाँ पर भी बावज़ू रहे, अखलाकी पहलू क्या है, उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। दूसरे एपिसोड में हमने देखा कि इसके जिस्मानी पहलू क्या है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें अपनी वो सारी मेडिसिन्स कैरी करना चाहिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। सफ़र के दौरान बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। हम जो लगेज कैरी कर रहे हैं मशी के दौरान वो हल्का होना चाहिए और ऐसे कई नुकात हैं। इंशाअल्लाह हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो है कि परवरदिगार हम सबको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़ायर बनाए और 40 सफ़र इश्क में हमारा भी नाम शुमार किया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।